भारत से संबंध चल रहा है। कहाँ तक हुआ था? ये हो गया था ना 1965 की लड़ाई तक ना, ताशकंद समझौते तक बताए थे। हेडिंग दिलवाए थे कल ना, बांग्लादेश संकट और नहीं दिलवाए, हेडिंग डाली बांग्लादेश संकट और भारत रूस मैत्री संधि। तो कराए थे इसको शायद, बताया था ना कि पाकिस्तान का दो भागों में बंटने के बाद वो कौन सा सर? 1971 का युद्ध और भारत हाँ सर, ये होगा, मैत्री संधि। ये होगा बांग्लादेश संकट और भारत पाकिस्तान युद्ध। केवल वो बताए थे, नोट नहीं करवाए थे ना। कल एक बताया था जैसे पर 60 मिनट की समझ लीजिए पूरी। 1971 में बांग्लादेश के अलग होने के बाद 71 और 71 में ही भारत रूस मैत्री संधि हुई, जिसका नाम था भारत सोवियत मैत्री और सहयोग संधि 1971। और इस संधि में क्या हुआ था कि 20 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि 1991 में इसकी समीक्षा भी हुई। आज 1991 में क्या हुआ? इसकी समीक्षा भी हुई। और इस संधि के मेन पॉइंट हैं, उसको भी नोट करवा देते हैं। इसमें नोट कर लीजिए भारत रूस से भारत बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश हेडिंग कार्ड हुआ है, बांग्लादेश संकट तथा भारत रूस नोट करिए। बांग्लादेश संकट 1971 में पाकिस्तानी शासकों की अदूरदर्शिता के कारण दूरदर्शिता कारण उत्पन्न हुआ है। जो लोग लेट आए हैं नोट कर ले हेडिंग बांग्लादेश संकट और भारत रूस मैत्री संधि। आगे नोट करिए, उस समय वर्तमान बांग्लादेश पाकिस्तान का एक प्रांत था। उस समय
पाकिस्तान का एक प्रांत था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पूर्वी पाकिस्तान का इसके बारे में सर एक बार सर इसके बारे में लिखवाया गया। ये लिखवाए हम लोग बांग्लादेश में। जी सर, हाँ उसमें पूरा आते हैं सर थोड़ी चीज लिखवा रहे हैं और आगे नहीं नोट कराएंगे। इस जब पूर्वी पाकिस्तान का तो क्या हुआ था, क्यों बंटवारा हुआ? उस समय वहाँ चुनाव हुआ और चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान के नेता थे, वो जीत गए थे। चुनाव उनकी पार्टी ने जीता, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया सरकार ने। और वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा। गृह युद्ध छिड़ने के बाद शरणार्थी जब भारत आने लगे तो भारत को समस्या हुई। शरणार्थी जब भारत आने लगे तो भारत ने हस्तक्षेप करके क्या किया, वहाँ पे बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया एक तरह से। लेकिन भारत डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं किया, इनडायरेक्ट हस्तक्षेप किया। लेकिन जब पाकिस्तान की सेना, जो इस समय पश्चिमी पाकिस्तान ये है, मूल पाकिस्तान है, यहाँ से जब लड़ाई छिड़ी तब भारत को लड़ाई लड़नी पड़ी। और उस युद्ध में क्या हुआ था, पाकिस्तान के हार हुई थी। उसके लगभग 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। भारत बांग्लादेश और संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध में दोनों बताए और समर्पण किए थे। और उसके बाद दो पाकिस्तान, दो राष्ट्र बन गया, एक पाकिस्तान और बांग्लादेश। उस समय क्या हुआ था, ये हुआ कि पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत ये सब कर रहा है, पाकिस्तान का बंटवारा कर रहा है। अमेरिका भी जो था किसके साथ था, पाकिस्तान के साथ, लेकिन रसिया ने भारत के साथ सहयोग। उस समय जो संबंध थे भारत से थे, रसिया ने भारत का साथ दिया। और उसी समय 1971 में ही भारत रूस मैत्री और सहयोग संधि हस्ताक्षरित हुई। एक संधि हस्ताक्षर की गई, इसलिए हुआ कि दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और इस संधि में प्रावधान हुआ कि 20 साल बाद इस संधि की समीक्षा की जाएगी। तो उधर की जो घटनाएं हुई हैं बांग्लादेश बनने के बाद, उसको नोट नहीं करेंगे, थोड़ा सा वो हम बता दीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते इसको नोट कर लीजिए। जब पाकिस्तान 1971 में युद्ध की तैयारी कर रहा था, और अमेरिका उसका साथ देने को तैयार था। अमेरिका उसको आश्वासन दिया था कि अगर युद्ध होता है तो वो साथ देगा। तो भारत के पास रूस की मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। भारत को रूस के अलावा रूस से मदद लेने के भारत को रूस से मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसे उस समय क्या था, विश्व की दो महाशक्तियां ही थी, ठीक, जिस वहाँ अमेरिका कर रहा था, तो भारत को ये हुआ कि भारत किससे मदद ले, रूस से। उसी समय ये संधि हस्ताक्षरित की, मतलब इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। नोट करिए, इन परिस्थितियों में अगस्त, और युद्ध कब हुआ था, दिसंबर में ना, लेकिन तैयारी उसकी पहले से ही चल रही थी ना। जो भारत पाकिस्तान 1972 युद्ध कब हुआ था, दिसंबर में, लेकिन यह संधि कब हस्ताक्षरित हुई, अगस्त 1971। अगस्त 1971 में भारत सोवियत शांति मैत्री, शांति के बाद मैत्री
सहयोग संधि, सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए, सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और सोवियत संघ की तरफ से विदेश मंत्री ग्रोमिको ग्रोमिको ने हस्ताक्षर किए। ग्रोमिको ने हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने क्या किया था, इसका प्रतिनिधित्व किया था। और इस अवसर पर ग्रोमिको ने कहा था कि दोनों देशों के बीच कभी कभी ऐतिहासिक घटनाएं घटती हैं। दोनों देशों के बीच कभी कभी ऐतिहासिक घटनाएं घटती हैं। ऐतिहासिक घटनाएं घटती रही। घटनाएं से उसका घटती हैं। मतलब उनका था कि दोनों के बीच कभी कभी ऐसे संबंध उस समय एकदम कंटिन्यू नहीं थे। ये सब इसको क्या उन्होंने माना, यह जो मामला है संधि है ऐतिहासिक संधि। देखिए इस संधि में किन चीजों को किया गया, ये ध्यान दिया गया कि भारत और रूस एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दूसरे की नीति का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जिससे उनके हितों पे विपरीत प्रभाव पड़े। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि भारत ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि जिससे रूस को उससे हानि हो, और रूस कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे भारत को नुकसान हो। इस चीज को नोट कर लीजिए। हाँ, इस संधि का सार यह था, सार का मतलब कि मूल चीजें, सारांश लिख लीजिए। जैसे मूल, सार का मतलब यही होता है, सार उनको या सारांश भी लिख सकते। सारांश ये था कि भारत और सोवियत संघ एक दूसरे की नीति का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की नीति का सम्मान करेंगे और विश्व शांति के लिए कार्य करेंगे, विश्व शांति के लिए कार्य करेंगे। विश्व शांति के लिए कार्य करेंगे। ये हो गया 1971 की संधि, इसका मूल ये था। और इस संधि में एक आ गया कि इस 20 वर्ष बाद इस संधि की समीक्षा की जाएगी। इसको नोट करना कर लीजिए। 20 वर्ष बीतने के बाद इस संधि की समीक्षा की जाएगी।
लेकिन उस समय 71 में संधि की गई, फिर 20 वर्ष कब हुआ? 91 में इस संधि की समीक्षा की गई, नवीनीकरण किया गया। जैसे 20 वर्ष समय बहुत होता है ना, जो चीजें होती हैं कुछ चेंज होती है तो उसको हम उस पर जोड़ सकते हैं। तो उस समय विदेश मंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा, उनका यह मानना था कि ये जो संधि है ये भारत और रूस संबंधों पर खरी उतरी, जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त करना चाहते थे उनको हम प्राप्त किए। देखिए इस संधि में कुछ और पॉइंट हैं। जैसे लगभग बता चुके हैं जो पॉइंट, यही सब है कि एक दूसरे की नीति का पालन करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, संधि 20 वर्ष की होगी, यही सब पॉइंट में। तो उसको हम 60 में सब नोट करा दिए। और लास्ट उसी में और नोट करिए कि 20 वर्ष की होगी, इसके बाद इसको 5-5 वर्ष के लिए, इसको 5-5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद इसको 5-5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए उधर क्या था 20 वर्ष, 20 वर्ष पर इसकी समीक्षा होगी, नवीनीकरण किया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा? 5-5 वर्ष हो गए, फिर बढ़ेगी तो उतना समय नहीं दिया गया, क्योंकि पहले जो चेंजेस थे स्लो हो रहे थे, अब चेंजेस बढ़ने लगे, परिवर्तन। तो क्या हुआ? कहा गया कि 5-5 वर्ष बाद इसको बढ़ाया जा सकता है। ये हो गया बांग्लादेश संकट के बाद के समय भारत रूस मैत्री संधि। कौन संधि थी? 1971 की संधि। इसमें मूल चीजें क्या थी कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। ये हुआ कि एक दूसरे के नीति का पालन करेंगे, विश्व शांति के लिए कार्य करेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे देश को हानि हो। और इसमें और बहुत चीजें जोड़ी गई कि और भी हम कार्य करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। शीत युद्ध के बाद संबंध, शीत युद्ध के बाद संबंध। शीत युद्ध का समापन कब माना गया? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। उस समय माना गया कि अब अगर कोई देश बहुत बड़ा ताकतवर था, बहुत बड़ा था, और उस समय जो उसकी ताकत थी और विघटन के बाद कम हो गई, तो जो संधि हुई है उसमें भी तो परिवर्तन आएगा, बदलाव। ये माना गया कि जो 1971 की संधि थी सोवियत संघ के विघटन के बाद उतनी कारगर नहीं रही, इसलिए फिर 1993 में एक और संधि की गई। 91 में माना गया कि विघटन हुआ था, उसके बाद से जैसे उसकी कोई घोषणा नहीं की गई, ये डेट हो गई, किसी जो समाप्त हो गया। जैसे हुआ कि विघटन हुआ तो मान लिया गया कि अब रसिया कमजोर पड़ चुका है, अब शीत युद्ध समाप्त हो गया, दोनों के बीच चलता था। तो जो 1971 की संधि थी इसका भी परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि रसिया की पहले जैसी स्थिति अब नहीं रह गई। तो 1993 में भी एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें रूस के प्रधानमंत्री थे बोरिस विल्सन, बोरिस एलिसन नाम उनका, बोरिस एलिसन। और भारत की तरफ से पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, इन दोनों के बीच एक संधि हस्ताक्षर हुआ। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में उदारीकरण जब लागू हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन उदारीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है ज्यादा?
मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त उस समय वित्त मंत्री थे। उनको ये कहा जाता है कि जो भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया लागू हुई वो मनमोहन सिंह ने लाया। ये मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत विद्वान अर्थशास्त्री। वो आरबीआई के गवर्नर भी थे। जी सर। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे और वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियां जो हैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों जगह वो पढ़ाई किए थे। जब 2011 के आसपास 8 पास विश्व पूरा मंदी से गुजर रहा था, मनमोहन सिंह उस मंदी का असर इनकी आर्थिक समझ के कारण ही भारत को उतना नहीं पड़ा। इसे अब इन पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इनमें क्वेश्चन आ सकता है। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय क्वेश्चन आया था, जिसे कूट में करके आता है ना। ये थे, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड दोनों जगह शिक्षा ली है। ये भारत में उदारीकरण के जनक हैं। तो इसमें से ऐसे करके आ गया था, केवल एक सही है, 1-2 सही है, तीनों सही है, तो ये तीनों जैसे सही। ये चीज इनके बारे में अब कभी भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अब ये चर्चा में थोड़ा समसामयिक बताया ना कि जो चीजें चर्चा में होती है उन्हीं को पूछा जाएगा। इनकी कोई बुक होगी तो आ जाएगा। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, इस तरह से चीजें आ जाएगी। तो क्या मैं बता रहा था कि 1993 में संधि हुई जिसमें 5 वर्षों के लिए रसिया के नहीं 5 वर्षों के लिए इसका था ना 1971 की मैत्री संधि थी। ये हुआ कि इसका 20 साल बाद समीक्षा की जाएगी और 5 और ये वो फिर 91 में कहा गया कि अब 5 वर्षों के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। जब 20 में समीक्षा की गई तब किया गया, लेकिन विघटन के बाद क्या हो गया, इस संधि की उपयोगिता उतनी नहीं लगी जितनी वाले थी। तो फिर एक संधि हुई 1993 में, जिसमें रूस के प्रधानमंत्री बोरिस एल्सिन और पीवी नरसिम्हा राव ने हस्ताक्षर किए। और इसमें भी इससे संधि जो कि मूल चीजें उसमें थी, प्रावधान इसमें भी वही रहे, कोई नई चीज नहीं बहुत जोड़ी थी। लेकिन ये हुआ कि इसको हम नए ढंग से नवीकरण के बाद अप्लाई करेंगे, क्योंकि उस समय रूस जो था, रूस में धीरे धीरे क्या हो गया था, जो वामपंथ था वहां धीरे धीरे उग्र होने लगा था और वो आलोचना वहां की गई। जिसके नेता थे दूसरे पक्ष के लोग उसकी आलोचना करते थे कि जो वामपंथ है यह उग्र हो रहा है। नहीं, रूस साम्यवादी समाजवादी होते हुए भी दोनों को कंबाइन करके चलता। लेकिन अब देखेंगे आप इस समय रसिया क्या स्थिति, सब कुछ वहां पुतिन के हाथ में आ गया है। पुतिन 1999 से ही लगभग 1999 में राष्ट्रपति बने, तब से फिर बीच में प्रधानमंत्री एक बार बने, फिर अब कंटिन्यू संशोधन कर दिया संविधान में और चीजों में। जब यही चुनाव जीत रहे हैं वहां मतलब ये जिसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाते हैं और अपने राष्ट्रपति बने रहते हैं। और इस बीच देखेंगे आप अमेरिका के कई बार राष्ट्रपति बदले, वहां कंटिन्यू चुनाव हो रहा, चुनाव यहाँ भी हो रहा, लेकिन जीत पुतिन की ही हो रही। एक तरह से उन्होंने फिर जैसे कहा जाए कि अपने यहाँ राष्ट्रवाद को चोला बना के वो पूरे रूस पे किए इस समय उनकी गिरफ्त में। दूसरा कोई मतलब वहां नेता इस समय नहीं सुनाई देगा कोई है। और इस समय क्या चल रहा है, तो जितने भी देशों की दक्षिणपंथी पार्टियां, 2 पार्टियां मानी जाती है ना, वामपंथी और दक्षिणपंथी, वो अधिकतर चुनाव जीत रहे हैं, वही सत्ता में आ रहे हैं। दक्षिणपंथ का मतलब क्या होता है, जो राष्ट्र को आगे लेके जाए, धर्म को लेके जाए, थोड़े पुराने उसको लेके, चाहे इंडिया में हो चाहे किसी अन्य देश में हो। देखिए फिर वहां ट्रंप आ गए,
वो तो पूंजीवादी व्यवस्था के हैं, लेकिन वो दक्षिण पंथ के ही माने जाते हैं। इस तरह हर जगह यही चल रहा है, यहाँ यहाँ चुनाव हो रहे हैं। जो बहुत उदार है, लिबरल है, वो चुनाव से बाहर चला जा रहा है, सत्ता से बाहर। हर जगह की यही स्थिति है। फिर इसके बाद 1994 में पीवी नरसिम्हा राव अमेरिका, वहाँ रसिया की यात्रा पर गए। वहाँ की संसद को उन्होंने संबोधित किया। और कारगिल, इसके बाद 99 में कारगिल संघर्ष, शीत युद्ध की बात पड़ रहा है ना, कारगिल जो संघर्ष हुआ, तो इसमें तो रसिया भारत के साथ था और अमेरिका पाकिस्तान के साथ। लेकिन कोई ऐसा वो नहीं था कि डायरेक्ट रूप से दोनों एक दूसरे को पीछे से समर्थन देते, ऐसी चीजें होंगी। और इस बीच रूस और भारत के संबंध इतने अच्छे हो गए थे कि रसिया ने कई ऐसे हथियारों की आपूर्ति करने का भारत को समझौता किया कि जो अन्य किसी देश को नहीं दिए थे 1999 में। उसके पास था और किसी दूसरे देश को उन हथियारों की आपूर्ति नहीं करता था, लेकिन कहा कि भारत को हम इन देशों इन हथियारों की आपूर्ति करेंगे। और कारगिल युद्ध समाप्त होने के बाद रसिया ने भारत की प्रशंसा की कि भारत ने इस युद्ध को बहुत संयम से किया, लड़ा। ऐसा काम नहीं किया है कि जीतने के बाद भी पाकिस्तान को चाहता तो और आगे तक बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा काम नहीं किया। जैसे घुसपैठियों को निकाल दिया गया, वहीं से फिर भारतीय सैनिक तैनात हो गए। जो LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, वहीं अगर उस युद्ध में भारत जीत ही रहा चाहता तो फिर आगे बढ़ जाता, लेकिन भारत की नीति क्या रही? उदारवादी। और जम्मू कश्मीर समस्या भी इसीलिए बनी रही। अगर उस समय भी भारत, अगर 1947 में जब हुआ था कि राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी थी, अगर भारतीय सैनिक और आगे बढ़ जाते तो पूरा कब्जा कर लेते। वो तो उतने में हो गया, संयुक्त राष्ट्र चले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और उतने में संयुक्त राष्ट्र ने जो लाए वो था जहाँ युद्ध विराम घोषित कराया और LOC घोषित करा दिया। 1971 की लड़ाई में भी पाकिस्तान को भारत पूरी तरह हराया था। उसमें भी चाहता, उसमें भारतीय सेनाएं और आगे तक बढ़ाई थी, लेकिन फिर क्योंकि उस समय LAC का हो चुका था, फिर वापस आ गई। अगर चाहिए होती तो लाहौर तक पहुंच जाए और एक बार कब्जा कर ले तो फिर चलता रहे, ठीक है हमारा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उसका उल्लंघन होगा। ऐसे तो कब्जा करके हम किसी कर ले, लेकिन इससे क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो भारत के साथ दे रहे हैं देश, वो भी भारत का उतना साथ नहीं दे पाए। तो फिर 1999 में ये हुआ कि भारत को उन हथियारों को देगा जिनको किसी अन्य देश को नहीं दिया। और फिर कई मोदी जी यात्रा पर गए रूस की, कई बार इस बीच वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत की यात्रा पर आए। मतलब दोनों देशों में फिर द्विपक्षीय वार्ता का दौर चल रहा है। इसको नोट कर लीजिए 60 में, जो चीज़ पूरी बताया हूँ वो 60 में नोट करा दे रहा हूँ। ठीक, मेन चीज सोवियत संघ के विघटन के बाद, हेडिंग डाले है ना, सोवियत संघ के विघटन के बाद 1971 की संधि की उपयोगिता समाप्त हो गई। उपयोगिता समाप्त हो गई। उसके स्थान पर एक नई भारत रूस मैत्री संधि आवश्यक हो गई। उसके स्थान पर एक नई भारत रूस मैत्री संधि आवश्यक हो गई। रूस के राष्ट्रपति बोरिस
एडिसन एलिफेंट अभी सर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बोले थे वो लिखे होंगे तो, लेकिन राष्ट्रपति नोट करिए, उसमें बोलते समय हो सकता है बोली, क्योंकि उसको पढ़े हैं तो बोल रहे हैं, यहाँ देख के वो कर रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति ही लिखा है। ठीक, बोरिस एलिसन और भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। जैसे उस समय आपको नाम नहीं याद आ रहा है, लिखने में कोई वो नहीं है, लिख सकते हैं बस कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, या इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। दोनों देशों के मुखिया ने हाँ, इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष कौन हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है, राष्ट्रपति। लेकिन इस तरह भी लिख देंगे तो कोई वो नहीं याद आ रहा तब की बात है, काम चलाने की। वहाँ की सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है, और वहाँ भी राष्ट्रपति ही होगा। जैसे भारत में भारत का मुखिया कौन माना है, यहाँ सरकार का मुखिया से प्रधानमंत्री होता है। सरकार का मुखिया, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष क्या है, वो तो राष्ट्रपति है। जितने काम होते हैं राष्ट्रपति के ही नाम से होते हैं, क्योंकि कार्यपालिका का वो प्रमुख है। वास्तविक शक्तियां भले प्रधानमंत्री में ही, कार्यकारी से कार्यपालिकी शक्तियों का प्रमुख हो, क्योंकि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति और संसद। यहाँ की संसद में भी राष्ट्रपति आता है जी। वही, इसीलिए राष्ट्राध्यक्ष कुछ निकलता है तो उस पर लास्ट राष्ट्रपति के नाम से ही राजपत्र निकलता है, घोषणा होती है। कोई संविधान संशोधन भी होगा तो उस पर राष्ट्रपति की जब तक साइन नहीं होती तब तक वो मान्य नहीं। इसीलिए कि राष्ट्रपति उसका अंग है संसद का। तो क्या नोट कराए थे, राष्ट्रपति बोरिस एलिसन और भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1993 में एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए, एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए। एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में मुख्य प्रावधान निम्न है, मुख्य प्रावधान निम्न थे लिख दी। इसको पॉइंट में करा दे रहे हैं, है काफी बड़ा लेकिन एक एक लाइन को करा दे रहे हैं। देखिए वही उसका जो मूल था 1971 की संधि का, इसमें भी वही बहुत चेंज नहीं हुआ। जैसे नोट करिए, इसमें दोनों देश कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, दोनों देशों में से कोई देश कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे एक दूसरे देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, एक दूसरे देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। हो गया। इसमें क्या पहला होता कि दोनों देश कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जिससे दोनों देश में एक दूसरे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े उनके संबंध में। प्रतिकूल का मतलब बुरा प्रभाव। ऐसा नहीं करेंगे कि भारत कोई संधि कर ले, जैसे इस समय यूक्रेन उसका उसी लड़ाई हो रही है तो कि उससे वो घाटा हो। रूस आके पाकिस्तान से कोई संधि करे, जो विवादित मामला हो उस पर कर ले, इस तरह की चीजें नहीं हो। और दूसरा नोट करिए, दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध। प्रादेशिक अखंडता क्या होती है?
जो उनका पूरा मतलब वो क्षेत्र, हाँ, उनका जो जैसे क्षेत्र, एक तरह से इसको संप्रभुता वाली चीज कर सकते हैं, ठीक, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसी को प्रादेशिक अखंडता की, एक दूसरे को बनाए रखने में वो करेंगे, वचनबद्ध है, वो उनको वचन दिया है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपकी प्रादेशिक अखंडता पर क्षति पहुंचे, हानि पहुंचे, और रूस भी भारत के खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा। ये दो चीजें मेन, लेकिन माना गया कि ये जो संधि है, जो 1971 की संधि हुई थी, उसके जितना प्रभाव नहीं रखती। इस संधि को क्या था, क्योंकि उसी को मॉडिफाई कर दिया गया। मूल क्या था, 1971 की संधि, 1993 की जो संधि थी, ये संधि उसके जितना कारगर का उपयोगी नहीं थी, ठीक उपयोगी, लेकिन उन दोनों में तुलना करेंगे उसके जितना नहीं थी। अब जैसे मैं कई यात्राओं का बताया, उसको नोट नहीं करा रहा, ठीक, कि इसमें एक चीज और नोट करिए, इसी में ये नोट करने लायक है। भारत ने, आगे इसी में नोट करिएगा, भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाते हुए अन्य देशों के साथ भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का योजना बनाई, मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की योजना बनाई। जैसे उसका क्या था कि हम गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी अन्य देशों से भी मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेंगे। जैसे जो देश गुटनिरपेक्षता के सदस्य नहीं, गुटनिरपेक्ष के, खास करके वार्सा पैक्ट वाले देश, वार्सा पैक्ट और नाटो के, इन देशों से भी भारत अच्छा संबंध बनाएगा, क्योंकि रूस तो उसी में था ना, रूस भी अमेरिका। इसमें ये माना गया 3 प्रवृत्तियां थी, 3 चीजें थी जिन पे भारत ध्यान देगा। नोट करिए आगे, इस पृष्ठभूमि में 3 मुख्य प्रवृत्तियां पर ध्यान देने की जरूरत थी। प्रवृत्तियां मतलब 3 चीजें या 3 ऐसे क्षेत्र थे जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी। पहला, निरंतरता की नीति, निरंतरता की नीति। इस नीति में क्या किया गया कि किसी भी देश के साथ जो हमारा संबंध हो निरंतर अच्छा बना रहे। जैसे द्विपक्षीय वार्ता हो रही तो हर 2 साल पे हो, एक दिवसीय, 1 वर्ष कोई हो रही तो वो उतने समय मतलब निरंतर होती रहे, बीच में गैप ना आए। जैसे होता नहीं पढ़ाई में आप निरंतरता रखिए, ये क्या ध्यान दिया गया कि जिनसे हम संबंध बनाएंगे उनसे ऐसा समझौता कर लेंगे वो निरंतर चलता रहे। इस तरह नहीं कि बहुत से देश हैं अभी यहाँ भारत के कोई राष्ट्राध्यक्ष गए ही नहीं, बहुत छोटे छोटे देश हैं। जैसे अभी इसके पहले जो राष्ट्रपति थे कोविंद जी, वो कई लाटविया और कई से छोटे छोटे देश थे, वहाँ गए थे यात्रा। इसके पहले कोई यात्रा ही नहीं किया था। तो ये था कि इस तरह से ये था कि ध्यान देना है कि हम जिनसे संबंध बन रहे हैं उनसे संबंधों को अपने निरंतर कर वो चलाएंगे। तो निरंतरता की नीति नाम दिया। दूसरा, सभी वैचारिक अवधारणा से मुक्त, सभी वैचारिक अवधारणा से मुक्त
नए अरे भारत रूस संबंधों पर बल देना, या भारत रूस संबंधों पर ध्यान देना। जैसे जो नोट कर लीजिए, भारत रूस संबंधों पर ध्यान देना या बल देना। जैसे अवधारणाएं जो थी पहले की, कुछ अवधारणा का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में आप पहले से तो सोच के रख लेते हैं, तो ये सोच लेंगे अरे बड़ा कठिन कंपटीशन है, तो क्या है आपने अवधारणा बना लिया। तो भारत रूस संबंधों में अवधारणा सब क्या बन गई थी कि भारत निरपेक्ष हो गया। जैसे बताया कि स्टालिन जब वहाँ थे तो भारत से नाराज थे कि भारत रूस के साथ क्यों नहीं आया। इन अवधारणाओं को हम छोड़ देंगे कि पीछे जो हमारे संबंध थोड़े अच्छे नहीं थे उन पे हम नहीं ध्यान देंगे, वर्तमान में ध्यान देंगे कि अपने संबंधों को हम कैसे अच्छा बनाएं। जैसे होता है ना, आदमी कहता है पूर्वाग्रह, वही चीज अवधारणा। किसी के बारे में आप पहले से सोच लें कि आदमी ऐसा है, किसी भी चीज के विषय। और अगला है, कुछ ऐसे अमेरिकी समर्थक देश थे, कुछ ऐसे अमेरिकी समर्थक देश थे जिनने भारत रूस मैत्री को बलिदान करने में कोई संकोच नहीं था। भारत रूस मैत्री को बलिदान करने में कोई संकोच नहीं था। जैसे कुछ अमेरिकी समर्थक देश थे, हो गया वो क्या उनका मानना कि हम अमेरिका के साथ हो ले, भले हमको भारत अमेरिका और रूस के जो मित्रता इनके साथ नहीं रहे। जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निरंतरता तो एकदम रहती नहीं, चेंजेज होते रहते हैं। उस समय क्या हुआ, शीत युद्ध के बाद कुछ ऐसे देश उसमें थे, इन देशों के मित्र भी जो थे वो कहाँ चले गए, अमेरिका की तरफ। इस पॉइंट का मतलब है उनको ये संकोच नहीं था कि हम भारत रूस मैत्री का बलिदान भी कर दें। किसके समर्थक बन गए, अमेरिका। तो इस संधि के बाद ये भी था संधि में कि हम इन चीजों पर ध्यान देंगे। फिर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कई बार एक दूसरे की यात्राएं की। जैसे में उसको नाटा में भी शामिल करने की बात आई थी, नाटो में रसिया को, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसा कई बार हुआ। फिर इधर 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए थे। 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमेरिका बोल गया, सॉरी रसिया के मोदी जी रूस की यात्रा पर गए थे। इस मतलब संबंधों की जो निरंतरता है ऐसे चलती रहेगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक, अब आगे इसको नोट नहीं करवाएंगे, नोट करिए। रक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग इसको समाप्त होना चाहिए। रक्षा सहयोग देखिए, दोनों देशों के बीच क्या है, जो रक्षा सहयोग बहुत व्यापक और दीर्घकालिक है। बहुत पहले से ही दोनों के बीच जो रक्षा सहयोग है, सहयोग वो व्यापक है। क्योंकि रक्षा के मामले में रूस हमारे साथ बहुत पहले से रहा है। और जैसे बताया ना, 1999 में उसने क्या किया, कहा उन हथियारों की भी आपूर्ति करेगा जिसको किसी अन्य देश को नहीं किया। और वर्तमान में रसिया जो है सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्ति करता देश है। निर्यात करने वाला सबसे अधिक किसके पास है, रूस के पास। अमेरिका को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। और उससे कई मिसाइलों पे, विमानों पे समझौता हुआ है। सुखोई, ब्रह्मोस, इन पे समझौता हुआ है कि दोनों देश एक दूसरे के टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे और रक्षा क्षेत्र में सहयोग करेंगे।
बस इसको एक लाइन नोट कर लीजिए। रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के संबंध, रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के संबंध व्यापक, व्यापक का तो क्या हुआ, बहुत बड़े व्यापक स्तर पे है, व्यापक एवं दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक मतलब कि बहुत पहले से, व्यापक और दीर्घकालिक है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग, भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग बहुत मजबूत है, सैन्य तकनीकी सहयोग बहुत मजबूत है। जिसमें जिसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी, उन्नत मतलब विकसित, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी, आगे के लिए, और संयुक्त अनुसंधान, संयुक्त अनुसंधान मतलब दोनों देश हैं संयुक्त मिलकर रिसर्च करेंगे किसी चीज पे रक्षा क्षेत्र में। आगे उसी में काम आते हैं विकास एवं उत्पादन शामिल है, एवं उत्पादन शामिल है। ये किन किन चीजों का जैसे समझौते हुए हैं, लास्ट में एक लाइन ये नोट कर लीजिए, नोट करिए। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, देखिए इसमें एक सब लिखा गया पांचवी पीढ़ी के, तो इसमें कई पीढ़ी को रहता है, कुछ पहले लड़ाकू विमान बनते थे उनको उतना उन्नत नहीं रहते थे, जो उसके बाद बनने लगे तो और उन्नत होने लगे, एक बार दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जितना उसी को पीढ़ी का नाम दे दिया गया। अब ऐसे बनने लगे हैं, कुछ ऐसे लड़ाकू विमान हैं जिनको राडार भी नहीं पकड़ पाता है। राडार सिस्टम क्या होता है, जो देखता है कि कहीं उसके एयर स्पेस क्षेत्र में कोई अधिकृत विमान चीजें ना आए, लेकिन इतना वो कई देश हैं कि उन्नत वो बना रहे हैं तो जिनको विमानों को कि उनको भी नहीं पकड़ पा रहा है, राडार भी पता नहीं लग पा रहा। आगे नोट करिए, Su-30 विमान, Su-30 विमान T-90 टैंक, T-90 टैंक, टैंक इत्यादि, जैसे और बहुत सी चीजें हैं तो हम इसको इत्यादि कर दे रहे हैं, ठीक। इत्यादि का उत्पादन एवं सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे। क्या हुआ, इन चीजों पे दोनों उत्पादन पे और एक दूसरे के सहयोग पे काम करेंगे। और रूस में एक मीटिंग भी हुई थी दोनों देशों की, रक्षा मंत्रियों की और टेक्नोलॉजी उसकी, कि जिनमें सैन्य सहायता और सैन्य उपकरणों का कैसे आदान प्रदान किया जाए। वो मीटिंग 20वीं मीटिंग थी। जैसे इसकी मीटिंग बता रहे थे जैसे होती है रक्षा मामले में, पहली दूसरी जो 20वीं मीटिंग हुई थी वो रूस में हुई थी। चलिए अगला नोट करिए, व्यापार एवं वाणिज्य, तेजी से किया जाए थोड़ा सा।
व्यापार एवं वाणिज्य। देखिए दोनों देश जो हैं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में भी एक दूसरे के मजबूत साझेदार हैं। दोनों देशों में है कि कई चीजें से व्यापार, जैसे रसिया सैन्य हुआ ही रहा है, भारत से भी बहुत चीजें वहां जाती हैं इस क्षेत्र में भी। और 2015 में उस पर हस्ताक्षर किया गया एक संधि पे व्यापारिक कि जिससे हम अपने व्यापार को कितना बढ़ा लें, और उसका लक्ष्य था 2015 में की गई कि 2025 तक कितने अपने उसको बढ़ा लेंगे हम 30 बिलियन US डॉलर तक अपने व्यापार को हम बढ़ा लेंगे। जो 15 में संधि की गई थी इसका क्या लक्ष्य रखा गया कि हम 2025 तक, तो 25 तो आ ही गया, अपने जो दोनों देशों के व्यापार है उसको कितने स्तर तक बढ़ा लें 30 बिलियन US डॉलर तक हम उसको बढ़ा लें। जो व्यापार होता है अधिकतर चीजों के किसमें मापी जाती है US डॉलर में मापते हैं SDR, क्योंकि उसकी जो मुद्रा है इतनी मजबूत हो, अधिकतर देश उसको अप्लाई करते हैं। इस संधि में मेन यही था कि 2025 तक हम रूस और भारत के व्यापार को 30 बिलियन तक वो कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। और इसमें मेन चीजें क्या थी, जैसे भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, भारत से लोहा, इस्पात, चाय, कॉफी, ये सब वहां निर्यात की जाएगी। और रूस से रक्षा, परमाणु, इन चीजों पे आएंगे। जैसे भारत रूस से इसलिए भी करता है कि रूस में भी तेल का वो है, पेट्रोलियम पदार्थों का भी वो करता है। तो भारत जो खाड़ी देशों के अलावा अन्य देशों पे भी निर्भर रहना चाहता है, नहीं कि कभी खाड़ी देश मान लीजिए सब वो कर लें। उनका एक संगठन है ओपेक ना, अब उसमें अधिकतर देश खाड़ी देश के इस्लामिक देश है। पाकिस्तान से कुछ होता है तो उस मुद्दे पर भी वो करते हैं, लेकिन इस तरह घटनाएं हुई नहीं है। लेकिन भारत को अपनी सामरिक दृष्टि से वो मजबूत करना चाहता है अपने को, कभी खाड़ी देशों को उसको मना कर दें या इतना निर्भर न होने को हो जाए कि कभी जरूरत पड़ने को उसको पेट्रोलियम पदार्थ न मिले। इसलिए रसिया, अमेरिका और जो देश हैं इनसे भी अपने व्यापारिक संबंधों को अच्छा रखना चाहता है। ये नोट करिए, इसमें नोट करिए, भारत रूस के बीच आर्थिक साझेदारी को सामरिक साझेदारी के रूप में, आर्थिक साझेदारी को सामरिक साझेदारी के रूप में मजबूत आधार देना दोनों देश की प्राथमिकता है। दोनों देश की प्राथमिकता है। ये भारत रसिया संबंध का व्यापारिक संबंध है, बाद में नोट कर लीजिएगा हेडिंग, ये व्यापारिक संबंध है दोनों देशों के बीच। ठीक, उसको क्या कि आर्थिक संबंध को हम किसमें वो सब तब्दील कर दें, सामरिक में। सामरिक संबंध में सब कुछ आ जाता है, सैन्य शक्तियां भी आ जाती हैं, रणनीतिक कितने वो होते हैं वो भी आते हैं। अच्छा, आर्थिक, हाँ, तो सामरिक में माना जाता है सब कुछ आ गया। तो व्यापारिक संबंध को दोनों देश क्या हुआ है इनका विचार कि हम इसको सामरिक में करते हैं। आगे नोट करिए, कारोबारियों के आवागमन, कारोबारी या व्यापारी के
कारोबारियों के आवागमन और दोनों देशों के प्रतिनिधियों के वीजा को सरल बनाने, वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने, प्रतिनिधियों की नागरिकों हैं? नागरिकों प्रतिनिधियों नागरिकों के लिए दूसरे वो रहेगा, जैसे व्यापारों अच्छा जो वीजा बनता है कई तरह का बनता है ना, वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 24 दिसंबर 2015 को डेट बनाए थे। 24 दिसंबर 2015 को दोनों देशों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। जिसमें 2025 तक दोनों देशों का व्यापार 30 बिलियन यूएस डॉलर, 30 बिलियन मल्टी बिलियन यूएस डॉलर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। और अन्य चीजों पे भी, जैसे इसमें ये हुआ कि हम व्यापार करेंगे, जैसे बताया कि रसिया से टेक्नोलॉजी रक्षा की चीजें आएंगी, भारत से लौह चाय का निर्यात होगा। इसको नोट नहीं करा रहे, ठीक, ये तो पता है ना, नोट करना हो तो लिख लीजिए एक एक लाइन बस, कि भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु, भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु लौह, इस्पात, कपड़े, चाय, कॉफी और तंबाकू है। भारत कपड़ों और वस्त्र के व्यापार में अग्रणी उत्पादन करता है। पहले जो था, जैसे इसका अगर देखा जाए सभी देशों को कि सबसे अधिक निर्यात क्या क्या होता है, इंजीनियरिंग वस्तुएं और वस्त्र। अब वस्त्र का धीरे धीरे कम हो रहा है, कुछ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन वो कभी वस्त्र उत्पादन इसका सबसे अधिक था। रॉ मटेरियल, हाँ, तो रॉ मटेरियल वो उसी में आता था, सूती वस्त्र उत्पादन का वो सब। तो वस्त्र उत्पादन में भी भारत अग्रणी देश है। अब आगे बढ़ते उसी में, रूस से आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं, रूस से आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं रक्षा, परमाणु उपकरण, रक्षा कामा देखे परमाणु उपकरण, उर्वरक, हाँ, बिजली की मशीनरी, बिजली की मशीनरी, हीरे इत्यादि शामिल है, इत्यादि शामिल। हीरा उत्पादन में रूस जो है विश्व का अग्रणी देश है। पहले कौन था?
देखिए क्वेश्चन आ जाता है हर एग्जाम में, एक दो तो आ जाता है। अगर अभी आप लोग सिविल लेना शुरू करेंगे अदर स्टेट का, विश्व लेवल पे कि खनिज लवण का उत्पादन की प्रथम कौन सी थी, और इंडिया में स्टेट के लेवल पे कि चावल उत्पादन में कौन अधिक है, गेहूँ उत्पादन में कौन, एक आध क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। इसके पहले बोत्सवाना था, बोत्सवाना। अब इस समय वर्तमान में हीरा उत्पादन में रूस है, और सोना के उत्पादन में, गोल्ड में चाइना। पहले ऑस्ट्रेलिया था, अब किसके थे, अब चाइना। अभी तो 1-2 महीने पहले ही चाइना में एक ऐसी खान खोजी गई है, बहुत बड़ी सोने का भंडार है। तो भारत रूस व्यापारिक संबंधों में ये मेन संधि थी, इसमें किन किन चीजों का आयात होता। अब अगला नोट करिए, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष सहयोग। परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष सहयोग। देखिए परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग में भारत रूस का बहुत पुराना संबंध है। जैसे और इनका जो परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम है वो इस पे अधिक ध्यान देता है, शांति रहित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। और रूस कई योजनाओं को, कई परमाणु संयंत्रों को भारत में उसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है। जैसे कुडनकुलम में है, और अंतरिक्ष सहयोग में कई ऐसे उपग्रह हमारे जो प्रक्षेपित किए गए और रूस के सहयोग से प्रक्षेपित किए गए। जैसे 2007 में आर्यभट्ट छोड़ा गया था उपग्रह, उसमें भी अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में भी भारत और रूस के संबंध मजबूत है। और कई इस पे कई समझौते हैं, जैसे इस पे कई योजनाओं का काम हो रहा है, कई परमाणु रिएक्टर पे वो रसिया कर रहा है। जैतपुरा में भी एक परमाणु रिएक्टर बन रहा है, उसमें भी रूस के सहयोग से बन रहा है। तो दोनों की भागीदारी से कई वो बन रहे हैं। मेन इसमें का कौन है, कुडनकुलम। कुडनकुलम इसलिए, कुडनकुलम में थोड़ा विवाद हो गया था कि ये चर्चा में, इसको नोट कर लीजिए, बस इतने नोट करिए क्योंकि अभी बहुत परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष सहयोग। रूस और भारत की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शांतिपूर्ण उपयोग में, रूस और भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शांतिपूर्ण उपयोग में एक महत्वपूर्ण भागीदारी रूस भारत को एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश मानता है, एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश मानता है। उसका क्या मानना है कि भारत जो है एक जिम्मेदार हो गई, इसके यहाँ से परमाणु के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं दूसरे देश में चला जाए, कुछ हो जाए। जैसे पाकिस्तान का भी परमाणु कार्यक्रम वहाँ भी परमाणु बम, लेकिन वहाँ के वैज्ञानिक एक थे ना, कौन थे, कादिर खान, उनको जेल में डाल दिया गया। उन्होंने जो परमाणु की टेक्नोलॉजी उसको लीक किया, कई देशों को लीक किया। इसमें वर्तमान उनकी क्या स्थिति, जेल में ही है, छूटे ही नहीं, कोई जानकारी है। लेकिन उनके जो परमाणु कार्यक्रम के जनक वो माने जाते थे बहुत,
उन पे आरोप लगा, उनको जेल में डाल दी थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद ही जेल में डाल दिया। लेकिन भारत के साथ ऐसी कोई वो नहीं। भारत क्या मानते हैं कि यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कर रहा है और मजबूत देश है और अपनी प्रौद्योगिकी को, सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को विकास के कार्यों में संचालित करने के लिए बढ़ाता है। आगे नोट करिए, रूस के सहयोग से भारत में कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण हो रहा है। जिसमें कई यूनिटें कार्य करना शुरू कर दी। जिसमें कई यूनिटें, जैसे कई यूनिट में बन रहा है 1 2 3, तो उसमें की जो कई यूनिटें हैं वो कार्य करना शुरू कर दी। इस समय जो परमाणु रिएक्टर बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं? अधिकतर बिजली उत्पादन के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकतर। और भारत की पूरी ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना हो है? विद्युत ऊर्जा कितना % होगा? जो पूरी विद्युत भारत की है उत्पादन, उसमें परमाणु विद्युत ऊर्जा कितना % होगा? लगभग बताइए। हाँ, 6-7%। 10 से कम। और सब क्या है? तापी परियोजना से, जल से है और सबसे। वो जो होती है वो उतनी वो नहीं मानी जाती है। जैसे तापी कोयला का उपयोग होता है, उसको पर्यावरण की दृष्टि से वो नहीं किया जाता। NTPC है जिससे वहाँ कोयला का होगा, अन्य चीजों का होगा, कच्चे माल भी नहीं। हाँ, कोई कोयला का उत्पादन तो जो है सीमित है। जी सर। बीच में आप लोग सुने होंगे 7 साल पहले की बात, ये हो रहा था कोयला की कमी हो गई। जी सर, 1 या 2 दिन बिजली, कई बिजली जो NTPC हैं और बड़े बड़े वो हैं संयंत्र थे बिजली के, उनको कोयला सप्लाई नहीं हो पा रहा था। बिजली कटौती बहुत ज़्यादा होने लगी। हर जगह कोयला रोड पे कोयला बहुत महंगा हुआ है। कोयला बहुत जगह यूज होता है, खास करके जीव उद्योग में यूज होता है, जगहों पर यूज होता है। रोक के हर जगह बिजली संयंत्रों को किया गया, NTPC को किया गया और किया गया। यहीं बगल में NTPC है टांडा में, कोई गया उधर? NTPC टांडा में देखेंगे बहुत दूर से, जो उसकी चिमनी बड़ी बड़ी है, धुआं निकलता रहता है। तो इतनी बिजली भले उत्पादन होती है, लेकिन उतना वो पर्यावरण दृष्टि से उतनी सुरक्षित नहीं, क्योंकि उससे बिजली उत्पादन हो रही है तो फिर राख निकलता है। उस क्षेत्र में तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। चलिए आगे नोट चलिए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी शांति पूर्वक कार्यों के लिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी शांति पूर्वक कार्यों के लिए भारत रूस संबंध कई दशक पुराना है। यह सहयोग रूस के उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, ये क्या होता है? जिससे आप लोग देखते हैं ना, कुछ होता है एक सर अब नाम दे दिया गया है बहुत सारे PSLV तरह का, उसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण वाहन। अब दिन पर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब तो जाएगा, पहुंचा के लौट गया। कहाँ नोट करवाए थे?
उपग्रह प्रक्षेपण वाहन सोयूज लिख रहा हूं, सोयूज ये रसिया का है। सोयूज पर भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से शुरू हुआ। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट से शुरू हुआ। जब आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था तो रसिया का प्रक्षेपण वाहन था सोयूज। सोयूज, इसी से किया गया। ठीक, और आगे नोट कर लीजिए, वर्ष 2007 में भारत और रूस ने अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण प्रयोग पर एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया। अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण प्रयोग पर एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया। 2007 में क्या इन्होंने समझौता किया कि हम अंतरिक्ष में जो समझौता करेंगे उसको शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेंगे। उस पे दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। देखिए इसमें सुन लीजिए किन किन चीजों को करेंगे। किसी उपग्रह को करना, भेजना, फिर मौसम विज्ञान के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इन चीजों पर वो काम करेंगे। अब अगला नोट करिए, सांस्कृतिक सहयोग। सांस्कृतिक सहयोग थोड़ा तेजी से नोट करिए, सुनिए एक एक लाइन में नोट करिए। सांस्कृतिक सहयोग, सांस्कृतिक हाँ, कल्चरल, सांस्कृतिक सहयोग। देखिए भारत और रूस में सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों में सहयोग है। यहाँ से बहुत से लोग देखते हैं वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, खासकर डॉक्टरी की डिग्री। और बहुत सी रशियन यूनिवर्सिटियों में भारतीय छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं। और वहाँ पर जवाहरलाल मॉस्को में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई, जहाँ से भारत का सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। और वहाँ पे गांधी पीठ की स्थापना की गई, जो गांधीवादी विचारों को बढ़ाया जाता है, प्रसार करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए वहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ भी विश्वविद्यालयों में बहुत जगह गांधी पीठ की स्थापना की गई है। अब जैसे इस समय मदन मोहन मालवीय पीठ की स्थापना की जा रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ की स्थापना की जा रही है। जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में बौद्ध पीठ की स्थापना कोर्स होता है कहीं, और कई विश्वविद्यालय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चलता है गांधी शांति अध्ययन केंद्र। वहाँ से गांधी शांति अध्ययन में आप कोर्स कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत इन चीज़ों को भी वहाँ पे किया जाता है। और भारत में भी रसियन कला नृत्य को भी करने के लिए समय समय पर महोत्सव और सब आयोजित होते रहते हैं। बस इसको नोट करिए एक लाइन। नोट करिए, रूस में भारतीय छात्रों के अध्ययन के लिए अध्ययन की मजबूत परंपरा रही है। अध्ययन की मजबूत परंपरा रही है। रूस में भारतीय छात्रों के अध्ययन की मजबूत परंपरा रही है। आगे भारतीय दूतावास मॉस्को में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र, जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र, पोस्टल में JNCC आप लिखिए,
जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक सांस्कृतिक केंद्र, पुस्तक में JNCC का रूस की अग्रणी संस्थाओं के साथ घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर, सांस्कृतिक केंद्र। अग्रणी संस्थाओं के साथ घनिष्ठ संबंध है, जिनमें दर्शन संस्थान मॉस्को, संस्थान मॉस्को, हाँ मॉस्को, जैसे इसका आदान प्रदान होता है वो नोट कराना। प्राच्य अध्ययन केंद्र मॉस्को, प्राच्य का मतलब जैसे हमारे यहाँ प्राचीन इतिहास है ना, प्राच्य अध्ययन केंद्र मॉस्को। हो गया। कजान फेडरल विश्वविद्यालय, हाँ कजान फेडरल विश्वविद्यालय, बहुत से विश्वविद्यालय हैं, बस हम उसको वो करते हैं, सबको नोट नहीं करना है, ठीक। कजान फेडरल विश्वविद्यालय आदि शामिल है, आदि शामिल है। भारतीय दर्शन संबंधी, आगे करिए, भारतीय दर्शन संबंधी महात्मा गांधी पीठ है, भारतीय दर्शन संबंधी महात्मा गांधी पीठ। जिसे इनके बीच और JNCC से कल्चरल हो रहा था आदान प्रदान, और वहाँ भारत की भी दर्शन संबंधी क्या है? महात्मा गांधी पीठ है। अब कई चीजें सुन लीजिए, नोट नहीं करिए। वहाँ पर लगभग 1500 से 2000 छात्र पढ़ते हैं इन पीठों में, हाँ भारतीय। और रसिया में कई विश्वविद्यालयों में हिंदी को भी पढ़ाया जाता है, हिंदी को कई विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। और हर साल भारत के छात्र ऐसे हैं कि जो रसिया पढ़ने जाते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और 2015 में भारत के राष्ट्रपति मॉस्को गए थे, उस समय नमस्ते भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं है, वो कार्यक्रम क्या था? नमस्ते भारत, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। जैसे हमारे यहाँ कल्चर है ना कि हम लोग नमस्ते करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। और देशों में क्या होता है? हाथ मिलाया जाता है। जब कोविड आया था तो ये बात हमारे भारत के लोग कर रहे थे कि हम लोग तो पहले से ही नमस्ते करते हैं, हमारी संस्कृति ऐसी। उसमें क्या था कि हाथ मिलाने से संक्रमण बढ़ता है। वो तो किसी भी अगर वो है तो हाथ मिलाने से संक्रमण कोई हो सकता है। बहुत सी बीमारियां हैं, जुकाम हुआ, सर्दी हुआ, ये कैसे बढ़ती? इसी तरह बढ़ती है। अब आगे देखते हैं। देखिए वर्तमान समय का नोट कर लेते हैं, ठीक। वर्तमान समय में भारत रूस संबंध, और इसमें एक आध बचा है लेकिन उसी में हम सब कंसाइज कर देंगे, ठीक। रक्षा, परमाणु सहयोग, सांस्कृतिक हो गया। वर्तमान समय, देखिए वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मामलों पर हस्ताक्षर हुए और आदान प्रदान हो रहा है। जैसे रसिया की कोविड का टीका स्पुतनिक 5, क्या नाम था? फर्स्ट
स्पुतनिक 5 भी कंफ्यूज हो गए आपने फर्स्ट का। स्पुतनिक 5 को भारत में अलाउ कर दिया गया। इस अब तो टीकाकरण का मुकम्मल बना, लेकिन अभी भी मैसेज आते रहते हैं ना। जैसे कई वैक्सीन आई थी, कोवैक्सीन क्या थी, भारत की थी। कोविशील्ड कहाँ की थी, कोविशील्ड वैक्सीन कहाँ की थी, ब्रिटेन। कोविशील्ड ब्रिटेन की। तो स्पुतनिक जो था ये कहाँ के था, रसिया का, और इसको भारत में भी अलाउ कर दिया गया। लेकिन यह निःशुल्क नहीं, इसमें पैसा देना पड़ता है। और भारत रसिया में इस समय एक समझौता हुआ है कि 2025 तक दोनों देशों के बीच अपने व्यापार को $30 बिलियन तक पहुंचा दिया जाए। रूस भारत में अपने निवेश को और बढ़ा रहा है। हीरा उर्वरक के क्षेत्र में वो कई भारतीय प्लांटों से समझौते कर रहा है, जैसे गैस के क्षेत्र में गेल से, इन चीज़ों से भी उसके समझौते हो रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं, रैनबैक्सी एक कंपनी है भारत की, क्या दवा, रैनबैक्सी, उसके साथ भी कई रशियन कंपनियों को दवा का समझौता चल रहा है कि जैसे हम भारत में दवा का निर्माण करेंगे। और अभी रसिया ने हाल ही में 1-2 महीना पहले खबर होगी, आपने सुना हुआ, कैंसर का टीका हो किया, इजाद किया। तो भारत का चिकित्सा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी रसिया से कई समझौते हैं, इन पे वो आगे बढ़ रहा है। तो वर्तमान में लास्ट में नोट कराना कर लीजिए, लाइन नोट करिए, जिससे आपका वो निकल जाए पूरा। वर्ष 2025 के लिए दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। बस स्टार करके लिखते जाइए 2-4 पॉइंट। भारत की गेल और रूस की गाज़प्रोम टेलीग्राम, गाज़प्रोम है भारत की गेल और रूस की गाज़प्रोम के बीच तेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया गया है। गेल तेल और गैस की वो है ना, अब इस समय आप लोग देख रहे होंगे गेल की पेट्रोल टंकी भी जगह जगह खुल रही है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया, अगला पॉइंट नोट लीजिए। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल में रूसी कंपनियों से उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। रूसी कंपनियों से उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन का साझा कार्यक्रम भी दोनों देशों के संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। साझा कार्यक्रम भी दोनों देशों के संबंधों को मजबूत कर रहे हैं।
देखिए कई पॉइंट है और कई पॉइंट इसमें और भी नोट कराया जा सकता है, लेकिन इसमें अब दो चीज़ हम लोगों को छूट रही। एक रिक, जिसको हम पढ़ाते समय चाइना बताए थे, रिक को बताए थे ना। हाँ, और एक जैसे लुक ईस्ट की थी, तो इसी तरह लुक ईस्ट और एक की नीति है, इधर के क्षेत्रों के लिए की गई, उस नीति को कर सकते हैं। चलिए टाइम मिलेगा तो नहीं तो उसको एक समाप्त है, दो चीज बच जाएगा।